वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर का सेट 2। ठीक है, सेट 1 हिंदी का अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और साथ ही आप लोगों का साइंस का और एसएसटी का और मैथ का, ये तीनों का भी सारा सेट कंप्लीट हो गया। साइंस का 5 सेट कंप्लीट है, एसएसटी का 4 सेट पूरा कंप्लीट हो चुका ऑब्जेक्टिव, मैथ का भी 1 सेट अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जा करके वो सब भी देख लें, तो आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप लोगों का आएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन छाटा जाता है फाइनल एग्जाम में, तो इसीलिए मॉडल पेपर को ज़रूर देखें। ठीक है, और साथ ही वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं जैक न्यू प्लेलिस्ट करके होगा एक बना हुआ, जैक न्यू मॉडल पेपर। तो उसमें भी आप चाहें तो ये सारा वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को थोड़ा हेल्प मिल पाए। और देखिए कितना प्यारा और इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ करके बोलिएगा कि आराम से 40 में से 35-36 तो ले करके ही आएंगे। एकदम इजी इजी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि पहले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें फर्स्ट तो एक पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ में भी देखिए साफ लिखा हुआ है, पढ़ना है, सिंपल सा है। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है, तो एक सिंपल सा कंप्यूटर पे संबंधित एक दिया गया पैराग्राफ, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको आसान से मिल जाएगा। जैसे देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिखे हैं। ठीक है, लिखे नहीं लिए होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है, तो क्या है आज के युग के लिए? वरदान। फर्स्ट ही लाइन में मिल जाएगा, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है। ठीक है, कंप्यूटर में टेलीविज़न की क्या होती है, क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो टेलीविज़न की तरह क्या होता है? स्क्रीन होता है उसका। तो ए नंबर में देखिए स्क्रीन दिया हुआ है, स्क्रीन ले लीजिए। अब थर्ड नंबर, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो चिप का आकार तो जानते हैं आदमी के नाखून के बराबर होता है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, आदमी के नाखून के बराबर। फोर्थ है, कंप्यूटर कैसा उपकरण है? तो कंप्यूटर कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो फोर्थ का बी नंबर है। देखिए बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ को देख करके ही आप इसको बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपका बन जाएगा। आगे देखिए, दूसरा में एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, एक कविता जैसा दिया हुआ रहेगा। क्या है? 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चलो चले हो तुम अंधेरों को, ना रुके अगर तो तरसोगे नग जीवन के पग फेरों को, दुख के वित्र सुख कैसा सोचो सोचो, बिन धूप कहाँ फिर छाँव हो, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी गाँव हो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़ो, तुमने अपने तुम और बढ़े जब तुमने हिम खंडों तक को पिघला डाला, तुम और बढ़े जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला। देखिए कितना अच्छा कविता दिया हुआ, प्रदूषण से संबंधित दिया गया है कि किस तरह से आदमी प्रदूषण फैला रहा है और जो भी है प्राकृतिक चीज़ को बर्बाद करते जा रहा है। पहला इसमें दिया है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है, उजाला की ओर या अंधेरा की ओर? तो अंधेरा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रकृति को तो वो बर्बाद कर रहा है, और साफ यहाँ लिखा हुआ भी है, बढ़े चले हो तुम अंधेरे को। ठीक है, तो अंधेरे की ओर। उसके बाद 6 नंबर देखिए, किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता? तो किसके बिना नहीं मिलता है शरत, यानी ठंड का आनंद। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए, एक बार हम लोग इसको फिर से थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ पे है। 2 बढ़े चलो अंधेरों रुको तरसोगे, दुख धूप फिर छाँव में तुम कैसे विष दिया और हिमखंड पिघला दिया दूषित कर डाला। ठीक है, किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिल पाएगा? तो दुख। ठीक है, हाँ, तो दुख के बिना। फिर मनुष्य ने किसे विष देकर मार डाला है? तो मनुष्य ने किसको विष दिया है? तो गंगा को, है ना। गंगा को तुमने विष दिया, तो गंगा को विष दे के मार डाला है। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं? तो मनुष्य की गलतियों से हिमखंड पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आ जाइए आगे, जो है आपका ग्रामर है। ग्रामर से क्या क्या दिया हुआ है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है और ना उसके आने की संभावना होती है, वह कौन सी क्रिया होती है? तो वो आपका हो जाएगा आकर्षक क्रिया। ठीक है, हाँ, ये आकर्षक क्रिया। उसके बाद 10 नंबर की, कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें आपका हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया का बात कहा है, तो माँ बच्चों को पानी पिलाती है। ठीक है, 11 नंबर,
rahul ढोलक बजाता है, अच्छा राहुल होना चाहिए था, राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताएं। तो राहुल क्या बजा रहा है, तो ढोलक बजा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, कर्म पता चल रहा है। आसमान में पतंग उड़ रही है, तो कहाँ पतंग उड़ रही है, तो आसमान में पतंग उड़ रही है, ये कौन सा क्रिया है। अच्छा पूछा क्या है कि क्रियापद, तो क्रियापद उड़ रही है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं अब सह नहीं सकता, में कौन सा वाच्य है, मैं अब सह नहीं सकता, तो भाव प्रकट कर रहा है। सहना क्या, दर्द नहीं सह सकता, तो ये भाव प्रकट कर रहा है, तो भाववाच्य है। कर्म डैश का उपभेद है, कर्म किसका उपभेद है, तो कर्म आपका जो है कर कहाँ गया, हाँ कर्म, हाँ वही कर्तृवाच का उपभेद है। उसके बाद 15 नंबर में आ जाइए। 15 नंबर पूछा है मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य। क्यों, कर्म कर रही है ना, क्या कर रही है, तो पत्र लिख रही है, तो कर्म दिख रहा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। 16 नंबर कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन यानी कि कमल रूपी नयन, जिसका नेत्र कमल के जैसा हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। 16 का सी नंबर। 17 द्वंद्व समास में डैश पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में आपका पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे माता पिता है ना, माता पिता, और भी बहुत सारा इस तरह का उदाहरण हो सकता है, दिन रात। आगे आगे, निम्नलिखित में कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक जो है आपका सोना को भी कहते हैं, धतूरा को भी कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, उपयुक्त अव्यय से पूरा करे, तो परिश्रम के बिना है ना, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, जिस वाक्य में एक समापिक क्रिया होती है डैश उसे वाक्य कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं, जहाँ सिर्फ एक समापिक क्रिया हो। अब आ जाइए आगे, फिर से आपका बुक का एक पैसेज दिया हुआ है कि कमरे में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है, गले में तुलसी की जड़ों की एक बडौल माला बंधे रहता है। तो जिसमें देखिए क्या क्या पूछा है, तो बाल गोविंद भगत जैसी जो मतलब टोपी कैसी थी बाल गोविंद भगत की, तो कबीरपंथी, यहीं पे लिखा हुआ है तो कबीरपंथी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत जो है गले में कैसी माला बांधते थे, तो देखिए तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, कोई ज़्यादा माथा दर्द नहीं है। फिर यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था। यह साल भी हो सका है कि आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच के एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था, तो लेखिका कहाँ पे धुआंधार भाषण दी थी, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर का ही बात चल रहा है। लेखिया यानी लेखिका के पिताजी के सामने किसने उनके भाषण की प्रशंसा की, तो किसने भाषण की प्रशंसा की थी, तो आपका डॉक्टर साहब ने प्रशंसा की थी। थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें लिखा हुआ जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का है, तो बस आप सेंटेंस को पढ़ के सही समझ करके ही कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आगर आगर नहीं होता, आग रोटियां सेकने के लिए है लेकिन जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। ये है बहुत अच्छा कन्यादान कविता है ना, कन्यादान ही है शायद कविता, उसी का बहुत अच्छा कविता है। फेमस एक लाइन हमको इसमें बहुत अच्छा एक लाइन लगता था, लड़की हो पर लड़की जैसा दिखना मत, ये वाला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और ये भी कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या पूछा गया है कि माँ ने किसे देखकर ना रीझने का आदेश दिया है, तो किसको नहीं देख करके, मैं रीझना मतलब क्या होता है, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाना, तो चेहरे को, मतलब चेहरा देख करके तो मत रीझना कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं ऐसे वैसे करके। ठीक है, नारियों के लिए किससे बंधन बताया गया है, तो नारियों के लिए क्या बंधन है, तो नारियों के लिए वस्त्र और आभूषण, ये बतला रही है ये कि नारी के लिए वस्त्र और आभूषण उसका बंधन है। फिर जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया,
प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, ये अभी तो हमको याद नहीं आ रहा है किस कविता से लिया गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए भरमाया शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो भरमाना मतलब क्या होता है? भटकना, भ्रमित होना। ठीक है, भरमाना यानी भ्रमित होना। उसके बाद मृग तृष्णा का अर्थ, तो मृग तृष्णा का मतलब होता है छलावा। ठीक है, 29 का सी नंबर कर लीजिएगा, छलावा। मृग तृष्णा होता है ना, धूप में आप जब रोड पे चलिएगा तो आपको नज़र आएगा पानी, वो छलावा है, वो पानी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्साह किस प्रकार की काव्य गीत है? उत्साह है ना, तो उत्साह जो है आपका आह्वान, आह्वान टाइप की काव्य गीत है। ठीक है, इसमें आह्वान किया जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, फिर माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? देखिए माँ की अंतिम पूंजी जो है बेटी को कहा गया है। ठीक है, मुख्य गायक की बावाज, बावाज की जगह आवाज़ होना चाहिए था। आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। ठीक है, अगर ये पिछला मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर आप एक लाइन से मॉडल सेट को बढ़िया से देख लीजिएगा ना, सिर्फ देख लीजिए और सुन लीजिए, आपको ऐसा ही याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की भाषा कैसा है? तो वज्र भाषा का प्रयोग करते सूरदास। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे? तो कवि को आकाश में फैले बादल काले घुंघराले बालों के समान लग रहे थे। समाज में नाक किसका प्रतीक है? तो नाक तो इज्जत का प्रतीक है, आज वो बोलते हैं ना नाक कटा दिया, तो इज्जत का प्रतीक है। माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो माता का जो आंचल था उसका मुख्य पात्र जो है भोलेनाथ है। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो ड्राइवर कम गाइड जो था लेखिका का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जितेन नागी था। ठीक है, आगे देखिए। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो चौराहे पे आपका नेताजी का मूर्ति था। नेताजी बोल रहे हैं, हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का था। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? तो लेखक जो है कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? नवाब की तरफ। ठीक है, नवाब की तरफ। अब फिर बिस्मिल्लाह खान का बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनका नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा कमरुद्दीन, यही उनका बचपन का नाम था। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग सेट 3 को करेंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।